जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने इस बुक के क्रोनोलॉजी के सीरीज में। आज हम बात करेंगे ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की के बारे में दोस्तों। जैसा कि हमको पता है कि हम इस सीरीज में अपने बुक के क्रोनोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी और जो फंक्शनलिज्म के बात करें तो हमारा नाम हमेशा आता है ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की का। जब भी हम दोस्तों बात करेंगे ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड फंक्शनलिज्म के बारे में, तो हमारा जो ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट आएगा। और जब भी दोस्तों हमारे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का बात करेंगे तो हमारा मालिनोव्स्की का नाम जरूर आएगा। दोस्तों ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की ने क्या कहा था? वो उन्होंने कहा था जो भी कल्चर होगा, इनका मेनली फोकस था कल्चर के ऊपर। और ये बात करते थे कि कल्चर जो होगा हमारा ह्यूमन नीड्स के ऊपर डिपेंड होगा, और जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी यानी आप कह सकते हैं जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी है उसको रिवोल्यूशनाइज्ड करेगा। यानी हम कह सकते हैं ये कल्चर हमारा ह्यूमन नीड के साथ साथ हमारा बायो प्लस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में भी हमारा बात करता है दोस्तों। ये हमारे ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की कहते हैं दोस्तों। इनका इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, लेकिन हम इस सीरीज में बात करेंगे केवल बुक के बारे में दोस्तों। तो जो हमारे ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की है, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक था वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे हमारे बायोलॉजी से और साइकोलॉजी के से। तो इनका जो पहला बुक था, इन्होंने फील्ड वर्क भी किया था ऑस्ट्रेलियन आइलैंडर के ऊपर। इनका जो पहला बुक आया था वो 1913 में फैमिली एमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोर्जिनीज के बारे में था, जिसमें वो बताते हैं कि जो प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी होता है उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो बताते हैं, इसी बुक में वो बताते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली है ना वो आज भी प्रेजेंट है हमारे प्रिमिटिव सोसाइटी में। लोग कहते हैं कि नहीं, न्यूक्लियर फैमिली आज के समय प्रेजेंट है, मतलब मॉडर्न जनरेशन में आया, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन वो उन्होंने ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की ने ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स पे वर्क किया। उन्होंने बताया कि कैसे जो न्यूक्लियर फैमिली है ना दोस्तों, ये हमारा प्रिमिटिव जो हमारे प्रोमिस्क्यूटिव जो प्रिमिटिव सोसाइटी है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया इसी चीज़ को बताते हुए। उन्होंने क्रिटिसाइज किया एल.एच. मॉर्गन को, बाचेफोन को, क्योंकि ये बात करते थे इवोल्यूशन के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो लीनियर इवोल्यूशन है उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, चैलेंज टू द इवोल्यूशनरिज्म। जो हमारे एल.एच. मॉर्गन थे इसके अगेंस्ट, बाचोफेन थे इसके अगेंस्ट वो बात करते हैं। तो 1913 में इनका सबसे पहला बुक द फैमिली एमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स के बारे में इन्होंने बात किया। फिर उसके बाद इनका दूसरा बुक आता है द आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, जहाँ पे इन्होंने जाके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करा। इसी को हम बोलते हैं नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म वहाँ पे स्पेंड किए हैं, वहाँ के लोगों के साथ मिले हैं, उसके बारे में बात किया। और वहाँ पे इन्होंने फंक्शनल अप्रोच किया। यहीं पे उनका जो फेमस कॉन्सेप्ट है दोस्तों कूला एक्सचेंज के बारे में, जिसमें हम सोल्वा और मवाली के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं नेकलेस आर्म बैंड के बारे में दोस्तों, जिसमें हम बात करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे when in which book the Malinowski discuss about the Kola exchange, तो we can say that in 1922 the Argonauts of Western Pacific, जहाँ पे हमारा मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी फाउंड हुआ। एक हम कह सकते हैं कि एक हमारा क्या है, फाउंडेशन है मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, एक क्या है, फाउंडेशन है दोस्तों। फिर उसके बाद इनका वर्क था 1926 में, जो काफ़ी वो रिलेट करते थे जो भी सैवेज सोसाइटी के वहाँ के लॉ कोड्स, जो भी इनफॉर्मल सेक्शन होते हैं, वो सैंक्शन होते हैं, उसके बारे में वो पढ़ते हैं। तो वहीं पे उन्होंने एक बुक लिखा क्राइम एंड कस्टम इन द सैवेज सोसाइटी, जहाँ पे वो बात करते हैं कस्टम के बारे में, रेसिप्रोसिटी के बारे में, ऑब्लिगेशन के बारे में, मेंटेनिंग ऑर्डर के बारे में। तो यही चीज़ वो बात करते हैं। वो बात करते हैं कैसे जो कोर्ट में
बिना किसी लॉ के भी हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी कोर्ट में हम लॉ को कैसे डोमिनेट कर सकते हैं, इनफॉर्मल सैंक्शन के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, क्राइम एंड कस्टम इन द सैवेज सोसाइटी, जहाँ पे वो बात करते हैं कि विदाउट लॉ हाउ टू मेंटेन द सोसाइटी, अरे सॉरी, विदाउट कोर्ट हाउ वी कैन मेंटेन द डेकोरम ऑफ सोसाइटी विथ पॉसिबल टू इनफॉर्मल सैंक्शन इन द पीपल, जहाँ पे कस्टम के थ्रू, रेसिप्रोसिटी के थ्रू, ऑब्लिगेशन के थ्रू, स्टिग्मेटाइज के थ्रू हम वहाँ पे क्राइम और कस्टम करते थे दोस्तों। ये सारा हमारा एस्पेक्ट उन्होंने बात किया। फिर उसके बाद हम 1927 में आते हैं, जहाँ पे वो बात करते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में। यहाँ पे वो काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं किसको, फ्रॉइडियन थ्योरी को, जहाँ पे वो क्रिटिसाइज करके क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि कैसे जो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में, वो बात करते हैं कैसे अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन वहीं पर वो क्रिटिसाइज करते हैं किसको, हमारे फ्रॉइडियन थ्योरी को। वो जैसे फ्रॉइडियन थ्योरी बताता था ना कि हमारा कोई भी बच्चा अगर फैलिक स्टेज में होगा, जहाँ पे वो अपोजिट सेक्स के थ्रू हमारा अट्रैक्शन होगा, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारा होमोसेक्सुअल का हुआ तो क्या आप इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए वो बताता है कि जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है ना, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो हमारे ट्राइब्रेंड, जो हमारा मलिनोस्की का इम्पोर्टेंट फील्ड हुआ था, वर्ल्ड हुआ था, हमारा ट्राब्राइंड, जो हमारा ट्राब्रियन आइलैंडर था, वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन किया था और बताया ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज नॉट यूनिवर्सल। तो वही बुक हमारा 1927 में सेक्स एंड रिप्रेशन इन द सेक्सलेस सोसाइटी में वहीं पे ये बात करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद इनका एक और बुक हमारा देखेंगे 1935 में, जहाँ पे मैजिक, रिलीजन, साइंस, इस सारों के एस्पेक्ट में उन्होंने बात किया है। 1935 में इनका एक बुक भी आता है, कोरल गार्डन्स एंड दियर मैजिक। इसमें 2 वॉल्यूम होते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कैसे जो मैजिक है हमारा कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का फॉर्म है, जहाँ पे वो बताते हैं कि जो मैजिक होता है ना दोस्तों, वो अनसर्टेनिटी है। साइंस क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म है। रिलीजन क्या है, हमारा थ्योरेटिकल फॉर्म है। इन सारों के बारे में डिस्टिंक्शन बताता है, डिफरेंस बताता है दोस्तों, जो हमारे मलिनोस्की हैं। तो अगर पूछे इन विच बुक द मलिनोस्की वर्क अबाउट द मैजिक, रिलीजन, साइंस, वी कैन से दैट 1935 कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, 2 वॉल्यूम है दोस्तों। फिर उसके बाद उनका बुक आता है एक फेमस, ये आप कह सकते हैं जैसे हमारा 1927 में हमने देखा जैसे सेक्स एंड रिप्रेशन वाला हमारा था सेवेज सोसाइटी में, ठीक वैसे ही इन्होंने बात किया है हमारे 1939 में, जहाँ पे वो नॉर्दर्न वेस्टर्न मलेनेशिया के सेक्सुअल लाइफ के और सेवेज सोसाइटी के बारे में बात किया है, जहाँ पे उन्होंने सेक्सुअल नॉर्म्स और फैमिली जो हमारा उनका सेक्सुअल फ्रीडम है मैरिज के पहले, उसके बारे में उन्होंने बात किया है। तो हम कहेंगे अगर क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया कि सैवेज सोसाइटी में मलिनोस्की ने तो 2 बार स्टडी किया, एक तो 1927 में हमारा स्टडी किया और एक हमारा 1939 में। तो अगर पूछे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों आप बताएंगे कि जो 1927 में हमारा किया था ना, वहाँ पे क्या किया था, ट्रॉब्राइड और जो ट्रोबियन आइलैंडर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे वो सिगमंड फ्रॉइड को क्रिटिसाइज करते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स में। देखिए जहाँ पे ये आप कहेंगे 1927 में वो क्या करते हैं, फ्रॉइड को, जो सिगमंड फ्रॉइड है उनको वो क्या करते हैं, उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन हमारा 90 और यहीं पे वो क्या किसे क्रिटिसाइज करते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में। वो बताते हैं कि ये यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन 1939 में वो क्या डिस्कस करते हैं कि वो बात करते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न मलेनेशिया के बारे में, सेक्सुअल नॉर्म्स वहाँ पे क्या है, फैमिली क्या है, कैसे रहती है वहाँ, मैरिज के पहले क्या फ्रीडम होते हैं, उस सारे एस्पेक्ट के बारे में वो बात करते हैं। तो ये 2 बार स्टडी उन्होंने सेक्सुअल सेवेज सोसाइटी पे किया था। ये आप प्लीज़ रिमेंबर करिएगा, ये आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सही बता रहा हूँ। फिर उसके बाद उनका एक फेमस वर्क आया था दोस्तों,
अब यहाँ पे भी देखिए आपको पूछेगा, आप कंफ्यूज होंगे कि 1935 में भी तो एक कोरल गार्डन्स एंड दियर मैजिक के बारे में भी मलिनोस्की ने बात किया था, मैजिक रिलीजन साइंस के डिस्टिंक्शन के बारे में। और वहीं पे उनका एक फेमस वर्क आता है 1944 में, और साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसे। इसमें वो बात करते हैं हमारे जो बायोसाइकोलॉजिकल फंक्शन है ना, उसके बारे में ये बात करते हैं हमारे यहाँ पे मलिनोस्की। वो बात करते हैं हमारे जो नीड्स थ्योरी, यहीं पे वो क्या देते हैं, वहीं पे दोस्तों हमारे ये नीड्स थ्योरी देते हैं। इसमें बताते हैं ये कैसे बेसिक नीड कौन से हैं, डिराइव नीड कौन से हैं, इंटीग्रेटिव नीड कौन से हैं दोस्तों, इन सारों के एस्पेक्ट के बारे में वो बात करते हैं। अगर फुल डिटेल चाहिए मलिनोस्की का ना दोस्तों, इसका भी हम बनाएंगे अभी धीरे धीरे। पहले हम इस बुक के क्रोनोलॉजी को हम याद करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए इनका दो और मेन वर्क आता है पोस्टमोसली, यानी इनके क्या मरणों उपरांत कौन कौन से पब्लिश हुए। तो दोस्तों देखिए मैजिक रिलीजन एंड साइंस एंड अदर ऐसे जो 1948 में उनका एक पब्लिश हुआ है, जो यहाँ पे बताता है सेम चीज़ दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे क्या वो डिफरेंस बताते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस किए, कैसे जो बिलीफ सिस्टम का हमारा वो रिलेट किए हैं हमारे मैजिक साइंस और रिलीजन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखिए 3 बार हमारा क्या स्टडी करते हैं साइंटिफिक होने के बारे में। पहला तो हमारा वो स्टडी करते हैं यहाँ पे जो आपको दिखाएं कोरल गार्डन्स के बारे में 1935 में, जहाँ पे वो बात करते हैं डिस्टिंक्शन के बारे में। फिर वही हमारा 1944 में साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर के बारे में बात करते हैं, ये सारा एस्पेक्ट आप देख सकते हैं। फिर उनका मरण उपरांत भी जो एक पब्लिश होता है मैजिक साइंस एंड रिलीजन के बारे में। तो 3 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो 1935 वाला और एक 1944 वाला, और आफ्टर मरण उपरांत 1948 पोस्टहुमसली। तो इसमें क्या वो बात करते हैं दोस्तों, इसमें वो बात करते हैं कोरल गार्डन्स एंड दियर मैजिक के बारे में, जहाँ पे 2 वॉल्यूम हमारे थे, जहाँ पे रिलीजन मैजिक और साइंस में वो डिस्टिंक्शन बात करते हैं। वही हमारा ये क्या लिखते हैं साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, इसमें वो बात करते हैं हमारे नीड्स थ्योरी के बारे में। फिर वही हमारा जो 1948 में उनका मरणोपरांत, वहाँ पे वो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, वो हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं किसमें, हमारे जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है दोस्तों, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है उसमें वो बात करते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट देखिए इसके हमने देखा, और बायो वाले के भी जो हमारे सेक्सुअल सैवेज वाले थे उनके भी हमारे 2 एस्पेक्ट देखे। तो ये दोनों एस्पेक्ट आप मत भूलिएगा। फिर उसके बाद उनका एक लास्ट आप कह सकते हैं लास्ट बुक जो पब्लिशली, वो एक तरीके से हमारा डायरी था 1967 में, जहाँ पे वो बात करते हैं डायरी ऑन ऑफ a diary of a strict sense of term, जहाँ पे वो एथिक्स, जहाँ पे वो आइडियोलॉजी, जहाँ पे वो मेथोडोलॉजिकल जो डिबेट होता है एंथ्रोपोलॉजी में, उसके बारे में वो बात करते हैं, एक थ्योरेटिकल बात करते हैं अपने डायरी में, वो रिफ्लेक्सिविटी और एथिक्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी हट के इनका बुक था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोस्टहुमसली जो पब्लिश बुक है, जो हमारा एक 1848 में जो हमारा मैजिक रिलीजन साइंस एंड दियर एशे के बारे में था, और दूसरा 1948 में, और दूसरा हमारा बुक था जो कि 1967 में बात किया काफ़ी हट के उनके डायरी के बारे में, अ डायरी ऑन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म। तो जैसे रिफ्लेक्सिविटी, इथिक्स, इन सारों के बारे में बात किया है। वही हमारा कह सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने देखा 1922 में आर्गोनॉट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, जहाँ पे वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किए थे। फिर 1935 में जैसे हमने देखा है कि कैसे मैजिक, हमारा मैजिक का डेफिनेशन बताते हैं, रिलीजन और साइंस, इन तीनों चीज़ में डिस्टिंक्शन बताते हैं। वही 1944 में साइंटिफिक थ्योरी हमने देखा कि कैसे नीड्स थ्योरी को वहाँ पे वो डिराइव करते हैं, बेसिक
नीड, डिराइव नीड्स, इंटीग्रेटिव नीड्स के बारे में। तो ये हमारा ओवरऑल बुक था दोस्तों ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की के बारे में। तो यहाँ पे हम आपको एकदम क्विक आपको एक हम क्या करते हैं रिकैप करवाते हैं सारे एस्पेक्ट का। तो पहले हमने देखा था कि कैसे ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की हमारे ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी के फंक्शनलिज्म के एस्पेक्ट में आते हैं। इनको हम फाउंडर की तरह हम देख सकते हैं। इन्होंने कल्चर के डेफिनेशन के ऊपर काफ़ी वर्क किया है और उसको इस तरीके से ह्यूमन के नीड्स से और एंथ्रोपोलॉजी से और बायोसाइकोलॉजिकल के एस्पेक्ट से बात किया है। और दोस्तों उसके साथ साथ हम बात करेंगे इनके सबसे पहले जो बुक थे द फैमिली एमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, जहाँ पे वो क्रिटिसाइज करते हैं, बताते हैं जो इवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। वो एल.एच. मॉर्गन, बाचोफेन सारे चीज़ों एस्पेक्ट को लीनियर इवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं। वो बताते हैं न्यूक्लियर फैमिली कैसे प्रेजेंट है हमारे प्रिमिटिव सोसाइटी में। तो याद रखिएगा 1913 में सबसे पहला बुक आया था इनका द फैमिली एमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स। फिर उसके बाद उनका दूसरा बुक आया था 1922 में द आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, जहाँ पे वो बात किए थे कूला रिंग के बारे में। मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडेशन हुआ था दोस्तों यहाँ से। वो बात करते हैं नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पे, लॉन्ग टर्म पे बात करते हैं, फंक्शनल अप्रोच पे बात करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं। फिर हमने देखा था 1926 में वो बात करते हैं कि कैसे बिना कोर्ट के भी लॉ रेगुलेट होता है, इनफॉर्मल सैंक्शन होता है। तो वहीं पे वो बात करते हैं क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी के बारे में, कि बताते हैं कैसे बिना कोर्ट के हमारा लॉ जो होता है, कस्टम होता है, रेसिप्रोसिटी होता है, ऑब्लिगेशन होता है, सारा एस्पेक्ट हमारा विदाउट कोर्ट रन होता है। तो भूलिएगा मत 1926 क्राइम एंड कस्टम इन द सैवेज सोसाइटी। फिर 1927 में वो सेक्स एंड रिप्रेशन इन द सैवेज सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वो फ्रीडम को इस तरीके से लताड़ते हैं ना, आप देख के हैरान हो जाएंगे। कि वो बताता है जो बंदा सिगमंड फ्रॉइड होता है ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो वो इसे एकदम क्रिटिसाइज करते हैं, बताते हैं ये यूनिवर्सल नहीं है, ये होमोसेक्सुअल में अगर हम कहाँ देख पाएंगे, इडिपस देखेंगे कि इलेक्ट्रा देखेंगे, क्या देखेंगे। तो यहीं पे वो क्रिटिसाइज करते हैं। फिर अब 1935 में इनका आता है द कस्ट कोरल गार्डन्स एंड दियर मैजिक। इनके 2 वॉल्यूम होते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये कोरल गार्डन्स एंड दियर मैजिक में वो मैजिक, रिलीजन, साइंस तीनों को डिस्टिंक्शन करते हैं। पहले डिस्टिंक्शन करेंगे, फिर बाद में ये क्या करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। जब हम इनका पोस्टमोस्टली देखेंगे 1948 में कि मैजिक, रिलीजन और साइंस और दियर एसी का जब पब्लिश होता है, तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ये बिलीफ सिस्टम के बारे में। वहाँ पे वो मैजिक, रिलीजन, साइंस के कंपैरेटिव वहाँ पे एक कंपेयर फॉर्म में यहाँ पे 2 डिस्टिंक्शन करते हैं। मरणोपरांत इनका 1948 में आता है इसका एसे के बारे में। फिर 1939 में ये बात करते हैं जो सेक्सुअल लाइफ ऑफ द सैवेज इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न, जो हमारे मलेशिया है, जहाँ पे वो वहाँ के नॉर्म्स, उनके जो बिफोर मैरिज जो सेक्सुअल फ्रीडम होते हैं, उन सारी चीज़ों के एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे 27 में दोस्तों वहाँ पे पहले फ्रॉइड को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। फिर उसके बाद 1939 में वो उसी के नॉर्दर्न वेस्टर्न मलेशिया के बारे में बात करते हैं। फिर 1944 में उनका बुक आता है द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, जहाँ पे वो नीड्स थ्योरी के बारे में बात करते हैं। फिर इनका जो हम बताएं पोस्टमोस्टली मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड दियर एशे, ये सारा एस्पेक्ट आपको हम बताएं। फिर उनका लास्ट एक होता है डायरी, जो कि वहाँ पे एक हमारा थ्योरेटिकल और इथिकल डिबेट के बारे में बात करता है। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस था किसका, ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की के बुक के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।